हेलो फ्रेंड्स। बहुत बड़ा मैक्रो इवेंट हुआ है और ये टैरिफ वैरिफ के कारण जो फॉल आया हमने देखा 7 अप्रैल को, कल बहुत बड़ा फॉल आया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 7 थीम या सेक्टर या इंडस्ट्री बोल लो जिसमें हम अभी फोकस कर सकते हैं आने वाले समय में 2-3 साल के लिए, जो पूरे के पूरे मतलब डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेस है। और ये जो टैरिफ वगैरह का जो है बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा उसमें। देखो फ्रेंड्स, टफ टाइम थे, ऐसा लग रहा था एक सिचुएशन कल तो ऐसी बन गई थी कि जब लास्ट टाइम कोविड में जैसा फॉल आया था वैसी सिचुएशन हो गई थी। तो फ्रेंड्स, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं जो भी कंपनी के नाम लूंगा प्लीज आप उसको किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना माने। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो पहले 2 मिनट देखो फ्रेंड्स, हमको इस टाइप के सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए और यहाँ पे बिहेवियर फाइनेंस का गेम काम आता है। देखो, होता क्या है फ्रेंड्स कि हम जब अपना कोई कैपिटल, कोई भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो हम इक्विटीज में लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसकी मतलब जो मार्केट्स ऑब्वियस है वॉलेटाइल है, तो हम उसकी वॉलेटिलिटी देख के हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमको देखो यहाँ पे जो है एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एसेट एलोकेशन मतलब जैसे आप इक्विटी में अपना पैसा लगा रहे हो, ठीक है, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। मान लीजिए आपका टोटल नेटवर्थ 50-60-70% इक्विटीज में लगा है, तो 10-20% मतलब डेट फंड्स में होना चाहिए। खासकर इस सिचुएशन में अगर हम फुली डिपेंडेंट है, हम एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, कुछ पोर्शंस भाई देखो रियल एस्टेट में भी होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। कुछ आप गोल्ड रहे, तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन बहुत बड़ा प्ले आउट करता है। और जो भी पैसा हमारा इक्विटीज में डला हुआ है, देखो होता क्या है, देखो मैं आपको एक एक बहुत बढ़िया कोरिलेशन बताता हूँ। रियल एस्टेट में जैसे अगर कोई पैसा हम लगा के छोड़ देते हैं 10-20 साल, उसके बाद वो बहुत ज्यादा रिटर्न क्यों दे के जाता है? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक, हम उसको रोज बेचने के लिए नहीं निकलते, हम उसको बेचने का सोचते ही नहीं है। आप कितने बार अपना घर आप खरीदे हो लाइफ में, या कितने बार सेल किए हो कोई भी आप ऐसा यूनिट, मतलब ऑफिस या जो भी प्लॉट वॉट जो भी बोल लो, भाई आप लेते हैं उसके बाद उसको होल्ड करके रखते हैं, रोज जाके मार्केट में पैसा नहीं पूछते हैं, वो बहुत कम वॉलेटाइल है, ठीक है, इलिक्विड एसेट है, लिक्विडिटी बहुत कम है उसमें, लेकिन वॉलेटिलिटी भी नहीं है। इक्विटीज में क्या है, हम देखते हैं कि मार्केट गिर रहा है भाई, ये इसका स्टॉक प्राइस फॉल होते जा रहा है ऑल टाइम हाई से 30-40%, उसके बाद हम पैनिक होके पैनिक सेलिंग कर देते हैं। तो यही हमको नहीं करना है। अगर आपको पैनिक सेलिंग करना है, आप पैनिक हो रहे हो, तो मैं बोलूंगा आप अपना ऐप ही अनइंस्टॉल करके बैठ जाओ इस समय में, ठीक है। और तो भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो कम कैपिटल से आप मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटीज लॉन्ग टर्म हॉरिजन में बहुत अच्छे रिटर्न देके जाता है। और इस समय हमको कैसे मतलब ये समय तो बहुत अच्छा समय है कि हम और अपना कन्विक्शन बढ़ाएं और बिजनेस को डीपली डीपली समझें, क्योंकि कन्विक्शन आएगा। हम आप मतलब अभी फॉल आया हुआ है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, बिजनेस पढ़ो, ये टाइम उसका है। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, हम जैसे हमने कहा कि हमको मतलब ऐसे ही सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, तो हम कैसे कौन कौन से बिजनेसेस में और कौन से सेक्टर्स में हम ग्रोथ देख सकते हैं या हम ढूंढ सकते हैं आने वाले साल में, 2-3 साल में, जहां बहुत तेजी से हमको ग्रोथ दिखे और हम अल्फा जनरेट कर पाए। तो सबसे पहला सेक्टर है अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर। आप पूरे सेक्टर को, इंडस्ट्री को आप देख लो। हमने डिटेल में बात भी की थी कुछ कंपनी के बारे में, इंडियन रेंटल के बारे में भी हमने 2-3 बार कवर भी किया है। मतलब ये कंपनी 30-40% से अबव ही ग्रो कर रही है। सेक्टर में टेलविंड्स हैं, प्राइस टू बुक लगभग आप देखोगे तो 3-3.5 के आसपास मतलब चल ही रहा है। अदर पीयर ग्रुप से लगभग सिमिलर है, कुछ से तो कम भी है, जैसे एप्टस वैल्यू हाउसिंग हो गया, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, सब में ग्रोथ बहुत अच्छी है। मतलब सीधा सीधा ये आपको दिख रहा है, ये सेक्टर टेलविंड्स हैं। और तो और कि इसमें जो है अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, इस पूरा डोमेस्टिक कंजम्पशन का
गेम है और टेलविंड्स है, मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी पीएम आवास योजना वगैरह जो चल रही है और मतलब लो कॉस्ट हाउसिंग सबको मतलब एक गवर्नमेंट का भी मतलब एक मिशन है, एम है और बहुत अनटैप्ड सेक्टर है, बहुत लोगों के पास आज भी अपना मकान नहीं है, ठीक है। तो आप ये सेक्टर देख सकते हो। उसके बाद सेकंड है कंजम्पशन जो वाली जो थीम है, देखो कंजम्पशन वाली थीम है। हम आपको बताए थे वो कंजम्पशन मतलब जो डोमेस्टिक प्ले में जो कंजम्पशन वाले सेक्टर्स है, जैसे आप देखो वैल्यू रिटेल वाली जो इंडस्ट्री है, आप सब प्लेयर्स को निकाल के देख लो। अभी Q4 25 का बिजनेस अपडेट आया, वैल्यू रिटेल का 69% YOY ग्रोथ आई है Q4 में रेवेन्यू में, ठीक है। अभी से बिजनेस अपडेट आया है और स्टाइल बाजार में 55% रेवेन्यू जंप आया है। मतलब आप अब स्टाइल बाजार देख लो, आप V2 रिटेल देख लो और इतने बड़े बेस में ट्रेंड, इतना बड़ा बेस है उसका भी 20% के वो ग्रोथ आ रही है। बाकी बहुत न्यू प्लेयर्स भी एंट्री कर रहे हैं, तो सीधा सीधा सेक्टर टेलविंड्स है बहुत। मार्केट मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास बहुत है अभी, जो धीरे धीरे शिफ्ट होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे अब हाँ ज्वेलरी सेक्टर की भी हम बात कर चुके हैं और कंजम्पशन में ज्वेलरी इंडस्ट्री भी है। ज्वेलरी इंडस्ट्री के भी आप डाटा निकाल के देख लो, कल्याण का 38% से ग्रोथ आई है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा की वेरिएबल है, की मैट्रिक है जिसको हमको देखना चाहिए, तो उसमें ग्रोथ आई है 21% की कल्याण में। उसके बाद पीएन गेटकिल का आप देख लो, पीएन गेटकिल का थोड़ा सा ट्रिकी है इसके नंबर्स वगैरह। मतलब देखो इसने जो बिजनेस अपडेट दिया पीएन गेटकिल ने, वो इसने बोला कि 50% YOY ग्रोथ आई है Q4 में, ठीक है, रिटेल वाले सेगमेंट में, मतलब जो इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है 80%। और ई कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है उसमें इन्होंने बोला 240% ग्रोथ आई है YOY। और ये बोल रहे हैं जो होलसेल वाला जो सेगमेंट है, मतलब जो जिसमें ये बुलियंस वगैरह जो जो भी सेल करते हैं और जो एक्सचेंज में गोल्ड आता है वो रिफाइनरीज को जो देते हैं, उसका लगभग लगभग ये मतलब सेल जीरो कर रहे हैं। तो उसका इनकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की ये है, मतलब ये अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर कि मतलब अगर वो डाटा था होलसेल वाला लास्ट Q4 में तो कितना था और अभी कितना है, तो ये थोड़ा सा एक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ओवरऑल देखोगे तो पीएन गडकरी का 5% से रेवेन्यू ग्रोथ आई है, क्योंकि होलसेल वाला पूरा जीरो जा रहा है और रिटेल वाले में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, 50% ग्रोथ आई है। और टाइटन में भी 25% का ग्रोथ आई है और उसमें जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लाइक टू लाइक जो सेल्स है उसमें 15% की आई है। तो ये थीम हम देख सकते हैं, कंजम्पशन वाला थीम, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल सेक्टर, हॉस्पिटल्स में आप देखो कि मतलब जो अभी जो स्थिति है इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट में कितने लिमिटेड हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जो स्पेशलाइजेशंस है, मतलब ऑन्कोलॉजी हो गया, चाहे जो कार्डियो के जो हॉस्पिटल्स हैं बहुत कम है और ये बड़े बड़े सिटीज़ में ही है, टायर 1 में, टायर 2 टायर 3 तो अभी बहुत अनटैप्ड है। तो कुछ हॉस्पिटल्स की हमने बात की थी, जैसे नारायणा हृदयालय की। तो इसका देखो आप अभी अभी आप स्क्रीनर में 2 मिनट आप वीडियो पॉज करके आप देखो कि इसका जो फिक्स्ड एसेट्स है वो अराउंड मार्च 22 में 2000 करोड़ के आसपास था और अभी सितंबर 24 में 3000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट्स हो गए हैं। और अभी भी इनकी CWIP जो मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में भी बताई है, कैपिटल वर्क इन जो प्रोग्रेस है, मतलब जो ये अभी ऑनगोइंग कैपेक्स हैं, उसमें 700-800 करोड़ का, मतलब 700 to 800 करोड़ का अभी भी कैपेक्स चल रहा है। तो मतलब सीधा सीधा नेक्स्ट इस ईयर में जैसे हम वो कंट्रीब्यूट कर देता है और फिक्स्ड एसेट्स को जो भी कैपेक्स चल रहा है, तो आप देखोगे मतलब 3-4 ईयर्स में इनका सीधा सीधा फिक्स्ड एसेट्स ही डबल हो रहा है। मतलब कितने नए हॉस्पिटल बेड्स आ रहे हैं। और अभी रिसेंट में लाइव भी हो, हमने लास्ट टाइम भी मतलब वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था। तो हम हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर थीम को देखें, प्ले आउट करें। उसके बाद है फोर्थ जो सेक्टर है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का देखो आप साइकिल अभी अपटर्न में है और बहुत अच्छी प्ले आउट कर रही है। सब जितने भी आप निकाल के देख लो प्लेयर्स, प्रेस्टीज
हो गया, जैसे प्रेस्टीज इस्टेट्स हो गए, आर्केड डेवलपर्स हो गए, सनटेक रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सब ने मतलब 20% अबव के प्री सेल्स शो कर रहे हैं, 25-30% के आसपास, और जो गाइडेंस भी दे रहे हैं मतलब 30% 25% अबव 20% ही दे रहे हैं। तो और इन्वेंट्री लेवल अभी एकदम लो लेवल में है, हम कंपेयर करें तो लास्ट डिकेड से, और डिमांड अभी कंटिन्यू बनी हुई है। ऐसा हमको अभी तक किसी के भी कॉन कॉल पढ़ के या मैनेजमेंट का गाइडेंस सुन के नहीं लगा कि, बल्कि मैनेजमेंट का गाइडेंस सुन के हमको नहीं लगा कि अभी डिमांड में कमी आ गई है या एक स्लो डाउन आ गया है हमको, बल्कि अभी ये लग रहा है कि ये उतना प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। मतलब बहुत सारे जो भी आप बोलो फाइलें या अप्रूवल्स का जो प्रोसेस है, रेरा, उसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अलग अलग सिटी के और अलग अलग पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, ये वो बहुत हर तरफ से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं जल्दी से, जितना तेजी से इनको लाना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे अप्रूवल्स डिले होने के कारण मतलब प्रेस्टीज के भी प्री सेल्स में फर्क पड़ा है, डिटेल में हमने बात की थी। अभी हम ओवरव्यू ही बात कर रहे हैं कि एक रियल एस्टेट एक सेक्टर है जिसको आप अच्छे से स्टडी करें, आप इसके बिजनेस को देखें कि क्या चल रहा है यहाँ पे, वैल्यूएशंस कैसे चल रही है। हम इसकी वैल्यूएशंस मतलब मेन तो प्री सेल्स के अकॉर्डिंग ही हम निकालते हैं, एस्टिमेट करते हैं। और अब चलते हैं फिफ्थ जो थीम है या सेक्टर है, आप देख लो फाइनेंशियल्स या एनबीएफसीज। देखो ये फाइनेंशियल्स, अब देखो इस टाइप की जब सिचुएशन आती है तो इंटरेस्ट रेट में कट करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को, ताकि एक बूस्ट मिले इकोनॉमी को। और अभी रिसेंट में कुछ कट भी हुआ था इंटरेस्ट रेट, उसके बाद अभी और एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंटरेस्ट रेट मतलब और भी कुछ कम होने चाहिए। तो आप फाइनेंशियल्स में जैसे कुछ फाइनेंशियल्स हैं, मतलब आप एसबीएफसी देख लो कि कितना ग्रोथ आ रही है, अबव 25-30% से अबव ही उनका एयूएम में ग्रोथ चल रही है। और भी मतलब कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई नीश कैटेगरी का एनबीएफसी आप पढ़ लो, लार्ज बड़े एनबीएफसीज, या बैंक्स को भी देख लो, क्योंकि बैंक्स भी 3-4-5 साल से रिटर्न नहीं दिए हैं उनका। कई बैंकों की मतलब बड़े बैंक भी ऐसे हैं, जैसे कुछ कोटक वगैरह, कोटक महिंद्रा वगैरह हो गए, जो आपके मतलब जिनके प्रॉफिटेबिलिटी मतलब बहुत बड़ी तो है 20-25% से, लेकिन स्टॉक प्राइस आज भी वही है जो 4 या 5 साल पहले था। तो री रेटिंग की एक अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशन अभी काफ़ी अंडर कंट्रोल है बड़े लार्ज बैंक्स के भी, और लार्ज एनबीएफसीज भी जिसमें कुछ प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। और मतलब जैसे माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेक्टर है उसको कई बड़े एनबीएफसीज ने कम किया है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बहुत दर देता है, ये साइकिल में बहुत दर दिया हमको। तो सिक्योर्ड जिनका लोन बुक है वो ज़्यादा सिक्योर्ड की तरफ जा रहा है, तो मतलब सिक्योर्ड है मतलब सेफ है, एनपीएस वगैरह एसेट क्वालिटी अंडर कंट्रोल भी रहती है और ग्रोथ भी है। ऐसे बहुत सारे एनबीएफसीज हैं, जैसे एसजी फिनसर्व वगैरह का हमने बात किया था, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है, ठीक है। और आप देखोगे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस हैं और वो बहुत मतलब स्टिफ वो बने रहे, उनका मतलब मार्केट के साथ जैसे टाइट का जो जब डायरेक्शन बदला, जब हेडविंड्स आए सभी के लिए, जब ये मैक्रो इवेंट आया तो कुछ स्टॉक्स हैं भाई, नारायणा हिला ही नहीं अपनी जगह से, एसजी फिनसर्व वगैरह हिले ही नहीं, और कुछ कैपिटल गुड्स वाले भी स्टॉक हैं, मतलब टीडी पावर वगैरह आप देख लो कि वो फॉल हुए तो उतना तेजी से रिटर्न भी आए। इंडिया शेल्टर को एक ही दिन में मतलब वो अराउंड मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि वो 690 से अराउंड 600 या कितना 590 के अराउंड से सीधा 750 एक ही दिन में। तो आप ये फैक्टर, ये सारे सेक्टर्स आप देख लो, फाइनेंशियल्स को आप स्टडी करो, एनबीएफसीज को स्टडी करो, तरह तरह के अलग अलग एनबीएफसीज हैं, लार्ज स्मॉल, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं सिक्स्थ, कैपिटल गुड्स वाले बिजनेस। जैसे जो बिजनेस जो इंडिया में ही मतलब कैपिटल गुड्स के हिसाब से जो प्ले कर रहे हैं, जिनका कंजम्पशन टोटल इंडिया में ही होना है, मैक्सिमम जो है रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन, आप उसमें देख सकते हो, जैसे एचबीएल पावर वगैरह है,
HBL इंजीनियरिंग है, अब नाम उसका चेंज हुआ है अभी, तो वो कवच सिस्टम में काम कर रही है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेन कोलिजन्स को रोकने के लिए कवच स्कीम लाई है, तो इसको इसका ऑर्डर बुक बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और भी कुछ कैपिटल गुड्स वाले बिजनेस है, जैसे इंटर का हमने कवर किया कि पीईबी इंडस्ट्री बहुत अपने आप में, मतलब ये एक बहुत अनटैप्ड मार्केट को कैटर कर रही है कि आरसीसी स्ट्रक्चर बहुत बहुत वास्ट है। सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि आरसीसी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ब्रिक वर्क कैसे होता है, उससे कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन इनका जो है इनका मेथड ही अलग है। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्टील से वो फैक्ट्री में होती है, उसके बाद वो ऑन साइट इरेक्शन करते हैं। तो बहुत सारे इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं, वो हमने डिटेल में कवर भी किया है वीडियोस में। आप ऐसे कैपिटल गुड्स वाले बिजनेस को पढ़ो। देखो 7th है, अब लास्ट में कवर करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत मतलब एक्सपेंसेस तेजी से गवर्नमेंट भी कैपेक्स कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बहुत सारी कंपनियां जिनके ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़े हैं। जयकुमार इंफ्रा के बहुत अच्छे ऑर्डर बुक बढ़े हैं, एनसीसी वगैरह के कंपनी के। आप ये सब डिटेल में देखो। और इस टाइप की कंपनीज में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज में, हमको ऑर्डर बुक ही ट्रैक करना है कि आने वाले समय में कंपनी की ऑर्डर बुक क्या मतलब कितनी रेवेन्यू ला सकती है उसके बिजनेस में, कितना भाई वो बिजनेस ला सकते हैं आने वाले साल या 2 साल में, ठीक है। उसी से प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आएगी। जैसे रियल एस्टेट में हमने प्री सेल्स में बार बार क्यों हम इतना जोर देते हैं, क्योंकि अभी का जो रेवेन्यू है वो पास्ट का डाटा बताता है, और आज जो प्री सेल हुआ है वो आने वाले 2-3 साल में उसके बुक्स में दिखेगा कि भाई इन्होंने जो आज जो बुक किया है वो 2-3 साल बाद हमको रेवेन्यू में शो होगा। ऐसे ही हम ऑर्डर बुक को अगर ट्रैक करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज को, तो वो हमको क्या बताएगी कि आने वाले समय में कितना मतलब कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है और इसका ऑर्डर बुक के से कितने रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ थीम्स और सेक्टर्स। एक बार इन शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को पूरे सब पीयर ग्रुप को पढ़ लो। उस कंजम्पशन वाली थीम बहुत अच्छी प्ले आउट हो रही है, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत अनटैप्ड मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट, वैल्यू रिटेल वाला। हॉस्पिटल सेक्टर्स को आप देख लो, पढ़ लो। उसके बाद रियल इस्टेट हो गया, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज में हम फोकस कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स वाले बिजनेस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 7 सेक्टर्स जिसको आप अभी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और अच्छी अपॉर्चुनिटी, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए। फ्रेंड्स इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।